ओके, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक न्यू फॉर्म बना लेते हैं, एक न्यू एचटीएमएल पेज क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि उस एचटीएमएल पेज में हमारे पास बाय डिफॉल्ट वीएस कोड हमें क्या क्या देता है। आज हम ये देखें, आज हम मेटा के टैग को देखेंगे, वो टैग जो प्रोबेबली जो मोस्टली मैं डिलीट करता है जैसे ही मैं न्यू फाइल बनाता हूँ। लेट मी क्रिएट अ न्यू फाइल। तो यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, न्यू एचटीएमएल फॉर्म डॉट एचटीएमएल। सही है, मैं न्यू फाइल एक क्रिएट करता हूँ और न्यू फाइल में मैं यहाँ से ये, अब आप लोगों को अगर याद होगा तो मैं जब भी मैं न्यू फॉर्म बनाता था तो मैं ये 2 लाइनें डिलीट कर देता था, ये 2 लाइनें मैं स्टार्टिंग में डिलीट कर देता था। ये 2 लाइनें इंपॉर्टेंट है। अगर विजुअल स्टूडियो कोड ये 2 लाइनें हमें बॉयलर प्लेट कोड में दे रहा है। बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, मैंने आपको समझाया था। बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, बॉयलर प्लेट कोड वो कोड होता है जो हमें हर पेज में लिखना लाजमी होता है, पर विजुअल स्टूडियो कोड स्मार्ट एडिटर है तो वो हमारी मेहनत को, हमारे लिखने की मेहनत को कम करके, हमारी लिखने की मेहनत को कम करता है और हम लोगों को, तो अब ये 2 लाइनें अगर विजुअल स्टूडियो कोड हमें दे रहा है तो इसका मतलब ये 2 लाइनें इंपॉर्टेंट है, ये 2 लाइनें इंपॉर्टेंट है। अब मेटा टैग, अब ये दोनों कौन से टैग हैं, ये हमारे पास है मेटा के टैग। अब आता है सवाल कि मेटा के टैग करते क्या है। अक्सर जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं, जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं, मान लो ये मैंने एचटीएमएल फाइल सेव की, ये मैंने एचटीएमएल फाइल सेव की। अब गूगल क्रोम को बताना पड़ेगा कि गूगल क्रोम को ये पता है कि ये एचटीएमएल फाइल है, और गूगल क्रोम अपना काम, मतलब हमारा ब्राउजर, एग्जांपल मैं ब्राउजर की जगह गूगल क्रोम कह रहा हूँ, तो हमारे ब्राउजर को पता है कि एचटीएमएल टैग्स को किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से सारे काम करने, उसे अच्छे से पता है। पर अगर आप लोगों को याद हो, पर हम फिर भी डेटा के साथ, डेटा के लिए डेटा प्रोवाइड करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस। मेटा डेटा, मेटा का टैग क्या प्रोवाइड करता है, मेटा डेटा को, डेटा का टैग क्या, मेटा का टैग क्या प्रोवाइड करता है, लेट मी एक्सप्लेन दिस वे। मेटा एक एचटीएमएल का टैग है जो क्या प्रोवाइड करता है, मेटा डेटा। अब आता है सवाल, मेटा डेटा क्या होता है। अब आता है सवाल, मेटा डेटा क्या होता है। ये चीज क्लियर है कि डेटा, अब ये चीज ध्यान में रख लो कि मेटा एक एचटीएमएल का टैग है जो क्या प्रोवाइड करता है, मेटा डेटा। ये चीज क्लियर है, तो मैं मेटा डेटा को डिफाइन करूं। अब आते हैं कि मेटा डेटा क्या होता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे गूगल पे डिक्शनरी में सर्च करके रखा हुआ है कि मेटा डेटा की डेफिनेशन क्या है। मैंने यहाँ पे गूगल में जाके चेक किया मेटा डेटा। अब ये क्या बता रहा है, सेट ऑफ डेटा। मेटा डेटा क्या होता है, एक डेटा का सेट होता है which gives the information about other data। एक डेटा है, मेटा डेटा खुद एक डेटा होता है जो दूसरे डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसकी मैं एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल ये देता हूं कि लेट सपोज मेरे पास, लेट मी ओपन एन नोटपैड। लेट सपोज मेरे पास 10 टेबल है, लेट सपोज मेरे पास 10 टेबल है। एक मेरे पास कस्टमर का टेबल है, ठीक है। ये टेबल मेरे पास सिंपल वर्ड में बने हुए हैं, सिंपल वर्ड में बने हुए हैं, या आपके एचटीएमएल में बने हुए हैं, या कहीं पे भी बने हुए हैं। सिंपल वर्ड में ये मेरे पास टेबल बने हुए हैं। मेरे पास 10 टेबल है, एक कस्टमर का टेबल है, इसी तरह से मेरे पास एक एम्प्लॉय का टेबल है और एक मैनेजमेंट का टेबल है। कहीं पे भी हो सकते हैं, सपोज कर लो एचटीएमएल में बने हुए हैं या वर्ड पे बने हुए हैं, कहीं पे भी बने हुए हैं। इस वक्त हम लोग सिर्फ मेटा डेटा को समझ रहे हैं, मेटा डेटा क्या होता है। मेटा डेटा एचटीएमएल से रिलेटेड नहीं है, मेटा डेटा आपकी हर जगह पर आएगा। मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मेटा डेटा आएगा। आप जब आगे एसक्यूएल पढ़ोगे तो उसमें मेटा डेटा आएगा। तो फिलहाल हमारा कॉन्सेप्ट है मेटा डेटा को समझना।
तो मेटा डेटा क्या होता है, लेट सपोज मेरे पास ये 3 टेबल बने हुए हैं, मेरे पास ये 3 टेबल बने हुए हैं, मेरे पास 3 सेपरेट टेबल बने हुए हैं, एक एम्प्लॉय का टेबल है और एक मैनेजमेंट का टेबल है और एक कस्टमर का टेबल है। ये मेरे पास 3 टेबल बने हुए हैं। अब इन तीनों टेबल को मैं डेटा कह सकता हूँ, इन तीनों टेबल्स को मैं डेटा कह सकता हूँ अपना। यहां तक क्लियर है? कमोन साथ साथ रिप्लाई करते जाओ। इन टेबल्स को मैं अपना डेटा कह सकता हूं। क्लियर है? तो ये तो हो गया डेटा। अब मेटा डेटा क्या होता है? लेट सपोज लेट सपोज लेट सपोज आपको ये टेबल मेरे पास वर्ड डॉक्यूमेंट में बने हुए हैं। लेट सपोज ये टेबल मेरे पास किस में बने हुए हैं? एमएस वर्ड में बने हुए हैं। ये टेबल मेरे पास किस में बने हुए हैं? एमएस वर्ड में। अब एमएस वर्ड में ये मेरे पास 3 टेबल बने हुए हैं। पर अगर लेट सपोज आपने ये एमएस वर्ड की फाइल बनाई और ये 3 टेबल बना दिए उसमें, अब क्या मुझे पहले पेज पे पता चलेगा कि इसमें कितने टेबल आने वाले? आपने एक एमएस वर्ड की फाइल बनाई और एमएस वर्ड की फाइल में बहुत सारा डेटा लिखा, आपने इंडेक्स पेज बनाई, अपने इंडेक्स बना लिया, आपने बहुत कुछ बनाया और इंडेक्स के बाद आपने मतलब बहुत कुछ लिखा और आखिर में 3 टेबल बना दिए। क्या मुझे पहला पेज खोलते ही पता चलेगा कि इसमें 3 टेबल आने वाले? कम ऑन रिप्लाई। क्या मुझे पहला पेज खोलते ही पता चलेगा इसमें 3 टेबल आने वाले हैं? नहीं, मुझे नहीं पता चलेगा। हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेटा डेटा प्रोवाइड कर सकता हूँ। मेटा डेटा में मैं एक और टेबल बना दूं, उस टेबल में मैं बता दूं कि वी हैव गिवन दीज टेबल्स। एक और टेबल बना दूं और उस टेबल में एक और टेबल बना दूं और उस टेबल में अपने आने वाले तीनों टेबल को डिफाइन कर दूं। ये चीज क्लियर है? ये लफ्ज क्लियर है जो मैंने बोले? नहीं तो मैं फिर से रिपीट करता हूं। ओके, लेट मी डू दिस बाय एनोटेशन। एनोटेशन के तरीके से बताता हूं, एनोटेट करके बताता हूं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक 3 टेबल बना लिए। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मैंने यहाँ पे 3 टेबल बना लिए? मैंने यहाँ पे 3 टेबल बना लिए। अब ये 3 टेबल मेरी वर्ड की फाइल में कहीं पे भी हो सकते हैं। अब हमारे जो भी वर्ड की फाइल को ओपन करेगा, जो भी वर्ड की फाइल को ओपन करेगा, क्या उसे स्टार्ट में पता चलेगा कि इस वर्ड की फाइल में 3 टेबल आने वाले हैं? नहीं। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं मेटा डेटा के लिए एक और टेबल बना दूं। मैं मेटा डेटा में एक और टेबल बना दूं और उस टेबल के अंदर मैं अपने इन तीनों टेबल्स को डिफाइन कर दूं। लेट सपोज 1 2 3। कस्टमर टेबल, एम्प्लॉयज टेबल, मैनेजमेंट टेबल। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, पेजेस का नहीं, पेजेस को कॉन्सेप्ट छोड़ दो, हम लोग इस वक्त पेजेस पे नहीं है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला, अब देख मेरी वर्ड की फाइल में 3 टेबल आने वाले थे, वर्ड की फाइल में 3 टेबल आने वाले थे। अब मुझे नहीं पता था कि वो मुझे, अब किसी और को अगर आपने वो वर्ड की फाइल दी तो उसे नहीं पता कि इसमें कितने टेबल आने वाले हैं। पर आपने क्या किया, आपने इंडेक्स में या टॉप के ऊपर एक टेबल बना दिया, और उसमें डिफाइन कर दिया कि इस एमएस वर्ड में ये टेबल आएंगे, इस एमएस वर्ड में ये टेबल आएंगे। अब कस्टमर को, अब जो भी एमएस वर्ड की फाइल पढ़ेगा उसे ये चीज देख के पता चल जाएगा कि कितने टेबल आने वाले हैं इस वर्ड की फाइल में।
किस तरह पता नहीं चलेगा सबूर बच्चा, पता चल जाएगा। इसको यूं वेट अ सेकंड, मैं इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, जो कुछ भी लिखा है बुक में, जो कुछ भी लिखा है वो आपका डेटा है, और इंडेक्स आपका क्या है? इंडेक्स आपका मेटा डेटा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो बुक आपके पास इसी तरह से, मैंने यहाँ पे जो भी 3 टेबल बनाए, मैंने जो भी 3 टेबल बनाए हैं, जो भी मैंने 3 टेबल बनाए हैं, मैंने बुक की स्टार्टिंग में बता दिया कि इसमें, मैंने इस बुक की स्टार्टिंग में बता दिया कि इसमें इतने टेबल आएंगे, इसमें इतने टेबल आएंगे। तो ये तो था हमारे पास सिंपल मेटा डेटा का कॉन्सेप्ट। तो मेटा डेटा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब इस डेफिनेशन का मतलब समझ में आ रहा है? सेट ऑफ डेटा डिस्क्राइब्स द गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट अदर डेटा। अब इस कॉन्सेप्ट का मतलब समझ में आ रहा है? ये आपके पास जो मेटा डेटा होता है वो आपके पास इंडेक्स की फॉर्म में होता है, और बुक में जो कुछ भी है वो हमारा डेटा है। ये चीज क्लियर है? तो इसी तरह से हम HTML को भी मेटा डेटा प्रोवाइड करते हैं। हम लोग अपनी HTML फाइल में भी मेटा डेटा प्रोवाइड करते हैं। नो डाउट इसके अंदर जो कुछ भी आएगा वो डेटा होगा। नो डाउट यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ होगा वो डेटा होगा। लेट मी कॉपी दिस लाइंस अपने इस पेज में। नो डाउट अब यहाँ पे इस लाइन के नीचे, यहां से लेके यहां तक जो कुछ भी है इस HTML पेज में वो डेटा है। यहां से लेके यहां तक जो कुछ भी है इस लाइन में वो डेटा है हमारे पास। ये जो कुछ भी मैंने सिलेक्ट किया है ये हमारे पास डेटा है। अब इसके अलावा मेटा के टैग में हम लोग क्या दे रहे हैं? हम लोग दे रहे हैं मेटा डेटा। इस डेटा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, हमने जो भी डेटा प्रोवाइड किया है इस डेटा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन मेरी क्या है? मेटा का टैग यूज करके इसके अंदर मैंने कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया? 4 सेट। 4 सेट मतलब कैरेक्टर सेट। 4 सेट स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर सेट, और कैरेक्टर सेट मैंने दिया UTF-8। अब आके देखते हैं कि हमारे पास 4 सेट और कौन कौन से टाइप के होते हैं। यहां तक क्लियर है? सबसे पहले मुझे बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये जो हमारे पास है, जो भी मैं इस वक्त हाईलाइट कर रहा हूं वो डेटा है। जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये डेटा है। और मेटा के टैग में क्या है? इस डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन। यूटीएफ को डिफाइन कर रहा हूं मैं, यूटीएफ को डिफाइन कर रहा हूं, इन सबको डिफाइन करता हूं, इन दोनों सर लाइन। हमारा जो ये मेटा डेटा है इसमें कैरेक्टर वगैरह तो खुद ही दिए हुए होंगे ना पहले से ही? वेट अ सेकंड सबूर, रिकॉर्डिंग। अच्छा, आप लोगों ने कभी लैटिन लैंग्वेज लिखी हुई देखी है? लैटिन लैंग्वेज लिखी हुई देखी है? लैटिन या स्पेनिश? उन लैंग्वेजेस में एक चीज इंग्लिश लैंग्वेज से अलग होती है। उन लैंग्वेजेस में एक चीज इंग्लिश लैंग्वेज से अलग होती है। क्या? ई के ऊपर टोपी होती है, ए के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, एच के ऊपर कुछ टोपी होती है, कुछ इस तरह के अजीबोगरीब कैरेक्टर्स होते हैं। देखा है इस तरह की लैंग्वेज आप लोगों ने? तो अब इसी तरह से अगर आप अपने HTML के पेज में, जैसे कि यहाँ पे इस वक्त अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट में मैंने कराची यूज किया है, लाहौर यूज किया है, सिंपल सिंपल इंग्लिश यूज की है, स्पेनिश लेटर यूज नहीं किए, स्पेनिश या लैटिन लैंग्वेज यूज नहीं की। अगर स्पेनिश या लैटिन लैंग्वेज यूज करता तो हो सकता है इस ए के ऊपर टोपी होती, ए के ऊपर टोपी होती, या ए के ऊपर 2 नुक्ते होते, ए के ऊपर टिल्डा का साइन होता, जो हमारे पास अलिफ मद्दा जैसा होता है, टिल्डा का साइन होता, इस तरह की लैंग्वेजेस होती। पर अगर मैं यहाँ पे इस वक्त अगर वो लैंग्वेजेस के साइन दूंगा तो मेरा पेज सही वर्क नहीं करेगा। क्यों?
क्योंकि अगर मुझे इस तरह की लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है तो मुझे अपने कैरेक्टर सेट ये सिलेक्ट करना पड़ेगा ISO 85, क्योंकि ये लैटिन अल्फाबेट्स को सपोर्ट करता है। लैटिन अल्फाबेट्स को कौन सा कैरेक्टर सेट सपोर्ट करता है? ये लैटिन अल्फाबेट्स को सपोर्ट करता है। अगर इस वक्त मैं अपने इस पेज में लैटिन अल्फाबेट को यूज करूंगा तो पॉसिबिलिटी है कि किसी ना किसी के ब्राउजर में ये चीज मसला करे। यहाँ पे मैं कीबोर्ड पे टाइप नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे स्पेनिश कीबोर्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। स्पेनिश कीबोर्ड डाउनलोड करना पड़ेगा जिसमें हमारे पास, क्योंकि आप सबने देखा है कि हमारे नॉर्मल कीबोर्ड्स में इस तरह के कैरेक्टर्स नहीं होते। आप सबने देखा है हमारे कीबोर्ड में, लैपटॉप के कीबोर्ड में, लैपटॉप या कंप्यूटर्स के कीबोर्ड में इस तरह के कैरेक्टर्स नहीं होते, क्योंकि हमारे अमेरिकन स्टैंडर्ड लैपटॉप्स आते हैं, अमेरिकन या ब्रिटिश स्टैंडर्ड लैपटॉप आते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास स्पेनिश या हमारे पास सिर्फ नॉर्मल इंग्लिश आती है। हमारे पास कोई इस तरह का लेटर नहीं आता कि एच के ऊपर टोपी आ रही है या ए के ऊपर टोपी आ रही है, ए के ऊपर दो नुक्ते आ रहे हैं, टिल्डा का साइन आ रहा है। हमारे पास इस तरह का, अगर आप लोग लैपटॉप यूज कर रहे हो तो आप लोग अपने लैपटॉप पे इस तरह के कीबोर्ड पे बटन नहीं देखोगे। क्या आप लोगों को दिख रहे हैं अपने लैपटॉप में कीबोर्ड पे बटन इस तरह के स्पेनिश लैंग्वेज वाले? क्योंकि जितने भी लैपटॉप्स वगैरह ये सब हैं, ये अमेरिकन या इंग्लैंड स्टैंडर्ड पर बन के आ रहे होते हैं, क्योंकि इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, स्पेनिश या लैटिन तो इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास कीबोर्ड नॉर्मल इंग्लिश में आ रहे होते हैं, कीबोर्ड नॉर्मल इंग्लिश में होते हैं। पर अगर आपको अपनी वेबसाइट में स्पेनिश यूज करनी है, स्पेनिश या लैटिन यूज करनी है, जिसमें आपके पास कैरेक्टर सेट में अजीबोगरीब सिंबल आ सकते हैं, तो आपको 4 सेट चेंज करना पड़ेगा। 4 सेट को क्या रखना पड़ेगा? ये 4 सेट रखना पड़ेगा, तो आपके पास लैटिन अल्फाबेट को सपोर्ट करेगा। क्लियर है? और लैटिन अल्फाबेट्स की एग्जांपल पाई, सिग्मा, जो आप लोगों ने, और लैटिन अल्फाबेट्स की एग्जांपल और कौन कौन सी होती हैं? पाई, सिग्मा, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब सिग्मा, ये लैटिन अल्फाबेट्स हैं। हमारे कीबोर्ड में हमें वो नहीं तो दिख रहे। उसके लिए क्या हमें ये लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी या डायरेक्ट नहीं, खाली लैंग्वेज मेटा है उसमें जाकर? लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ती, आपको सिर्फ कीबोर्ड डाउनलोड करना पड़ेगा और अपने 4 सेट को ये यूज करना पड़ेगा। और फिर हमारा HTML का जितना भी डेटा होगा वो कोई समझ नहीं सकेगा इसका, नहीं, ये समझ मतलब? सकेगा, समझ सकेगा। ये सिर्फ हम लोगों को यहाँ लिखने के लिए काम आता है। देखो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ अपने पास, जैसे अब ये देखो, सिटी, सिलेक्ट अ सिटी, कराची, लाहौर, अब ये मैंने नॉर्मल इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये मैंने क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल इंग्लिश में। ना कोई स्पेनिश है, ना कोई लैटिन है, ना कोई मैंने स्पेसिफिक टर्म यूज किया हुआ है। पर अगर मुझे यहाँ पे मेरी सिटी का, लेट सपोज हैदराबाद सिटी का नाम स्पेनिश में लिखा जाता, तो एच के ऊपर टिल्डा साइन आती, वाई के ऊपर दो नुक्ते आते, डी के ऊपर टोपी आती। अब मुझे नहीं पता उन सब लैंग्वेजेस का क्या मतलब होता है, जिनको आती होगी उनको पता होगा कि इनको किस तरह से पढ़ना है, तो मुझे नहीं पता उनको किस तरह से पढ़ना होता है, पर कुछ ना कुछ अजीबोगरीब लफ्ज होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे, अगर वो मैं नॉर्मली लेटर्स लिखूंगा, नॉर्मली लेटर्स लिखूंगा, अपना 4 सेट UTF-8 4 सेट यूज करते हुए, UTF-8 4 सेट यूज करते हुए मैं स्पेनिश या लैटिन लैंग्वेज यूज करूंगा, तो पॉसिबिलिटी है कि किसी ना किसी के ब्राउजर में वो चीज मसला करे। क्लियर है? तो पॉसिबिलिटी है किसी ना किसी के ब्राउजर में, जैसे यहाँ पे देखो H1 टैग के अंदर मैंने यहाँ लिखा हुआ है नॉर्मल इंग्लिश में समथिंग टू से लिखा हुआ है, नॉर्मल इंग्लिश में, पर पॉसिबिलिटी है कि किसी ना किसी के ब्राउजर में वो मसला करेगा। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने 4 सेट को चेंज करके उस 4 सेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो लैटिन अल्फाबेट को सपोर्ट करता है। क्लियर है? क्लियर है सबको ये? यहां तक क्लियर है? तो अगर अगर आप लोग स्पेनिश या लैटिन अल्फाबेट यूज करने वाले हो, अपनी वेबसाइट में स्पेनिश या लैटिन अल्फाबेट यूज करने वाले हो, तो आप कौन सा 4 सेट यूज करोगे? UTF-8 या ISO 885591 ISO वाला 4 सेट यूज करोगे? बिल्कुल सही है। अब देखो, ये 4 सेट, ये किसने बताया HTML के फाइल को? नीचे तो हमारा डेटा था, नीचे हमारे पास सारा डेटा था। ये 4 सेट का एट्रीब्यूट मैंने कौन से टैग में दिया? मेटा के टैग में, जिसने मेटा डेटा प्रोवाइड किया।
अब ये मेटा डेटा है। अब यही एग्जांपल मेटा डेटा की है। ये मेटा डेटा बताता है कि HTML में हम लोग कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। HTML के अंदर हम लोग इंग्लिश यूज कर रहे हैं, अरबी यूज कर और रहे अगर हैं। सर हम जी जी बोलो। जैसे सर